तो डाइसैकेराइड की संरचनाएं देख ली, ठीक है। आगे ना पॉलीसैकेराइड है। अगर डाइसैकेराइड बनाना है तो पॉलीसैकेराइड आसानी से। पॉली का मतलब क्या है कि 10 से अधिक की बात होनी थी, ठीक है। जब मतलब इसका जैसे पॉलीसैकेराइड का क्या है, जल अपघटन करेंगे तो वहां पर कितनी यूनिट मोनोसैकेराइड, 10 से अधिक, वो कितना भी हो सकता है। जो डाइसैकेराइड था वो ओलिगो के अंदर आता है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक। और मोनो वाला क्या है, वो आगे टूटता ही नहीं है, वो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीसैकेराइड जैसे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे सुक्रोज हो, सॉरी जैसे स्टार्च हो गया या फिर ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। तो जैसे स्टार्च होता है वो किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे उसमें होता है, भोजन के रूप में स्टोर होता है। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है वो शरीर के निर्माण और ताकत देने का काम करता है। क्योंकि जब जैसे स्टार्च जो है पेड़ पौधों में इकट्ठा होता है, और जो ग्लाइकोजन है वो किस में होता है, जीव जंतुओं में। तो वहां पर जैसे जैसे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेना है। जैसे कोशिका भित्ति होती है तो वो ना सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति होती है, सेलो वाल्व होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये 2-3 पॉइंट है इसमें। अब जैसे बहुत सारे मोनोसैकेराइड, संरचना की बात करता हूं अगर मैं, तो होंगे इसके पास मोनोसैकेराइड, जैसे पॉली का मतलब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे। कौन से बंध से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। मतलब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां किससे जुड़ी होंगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होंगी। तो अब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड बनाना वैसे पॉसिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड में, तो इसलिए ना मतलब यहाँ पर सीधे दिखा देते हैं कि 2-3 यूनिट बना के, ठीक है। वहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ के, मतलब जो डाइसैकेराइड है उसी में 2-3 लिंकेज और जोड़ देते हैं, वही है पॉलीसैकेराइड। तो लिख लेना 10 से अधिक मोनो सैकेराइड का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। शरीर के निर्माण और ताकत देने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ताकत मतलब ऊर्जा, सहायक, ठीक। पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है और जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में, जबकि जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से।
सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। ये इसके बाद पहला आएगा स्टार्च, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है उसमें बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब स्टार्च में ना दो टाइप के रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। क्या बोला, एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन, तो दोनों की संरचनाएं अलग अलग तरीके से होती है। स्टार्च मतलब दो रूपों में पाया जाता है, रासायनिक दो पदार्थ, दो टाइप से, एक एमाइलोज बोला और एक एमाइलोपेक्टिन बोला, ठीक है। एमाइलोज में स्टार्च जो है 15 से 20% होता है, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें 80 से 85%, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद पहला पॉलीसैकेराइड वो कौन सा है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च। सूत्र पता है C6H10O5, ठीक है। ये होता है C6H10O5 N यूनिट, ठीक है। ये तो पेड़ पौधों में जो है जो स्टोर्ड मटेरियल होता है, मतलब, ठीक है, जिस रूप में भोजन वहां पर इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। दूसरा क्या है, चावल हो गया, आलू हो गया, सब्जियों में पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च का निर्माण क्या बोला मैंने, जब बहुत सारे मतलब 10 से अधिक कौन सा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। तो स्टार्च का निर्माण दस से अधिक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक बंध या लिंकेज बंध से जुड़ने पर होता है, ठीक है। मतलब जो स्टार्च का मोनोमर, स्टार्च क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, बहुलक होता है, ठीक है। सवाल ऐसा बन सकता है कि स्टार्च के एकलक इकाई का नाम बताइए, तो एकलक इकाई क्या हो गई, मतलब सिंगल यूनिट का नाम बताना है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बहुलक का मतलब क्या होता है कि एक जैसी यूनिट को जब बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट करना है, तो वहां पर किस चीज का निर्माण होता है, पॉलीमर का। 8th में पढ़ा होगा, बेकेलाइट हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो जो स्टार्च है ये क्या, एक प्रकार का पॉलीमर है, लेकिन इसका मोनोमर, मोनोमर का मतलब एक इकाई, एकलक। एकलक क्या है इसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो स्टार्च का मोनोमर है कौन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज स्टार्च का मोनोमर हिंदी में एकलक बोलते हैं, मोनोमर एकलक होता है, एकलक होता है। तो जब हमने स्टार्च बनाया था, ठीक है, स्टार्च का निर्माण जैसे, तो C6H12O6 लिए, ठीक है। मतलब हमने ना एक अभिक्रिया होगी जहां पर ग्लूकोज का निर्माण किया था, किसकी सहायता से, स्टार्च की सहायता से। तो वहां पर जो है जैसे C6H10O5 N यूनिट लिए होंगे, और जल के अणु कितने लिए होंगे, NH2O। उसने किस चीज का निर्माण किया था, C6H12O6 का। तो उसी अभिक्रिया को उल्टा करने जा रहा हूं कि मतलब जो ग्लूकोज के पास ना C6H12O6 होता है, हमें जाना कहाँ है, इसमें जाना है,
मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन कम है और 1 ऑक्सीजन कम है, मतलब जो ग्लूकोज के पास जल है उस जल को क्या करना है, हटाना है। वहां पर कौन सी लिंकेज बन जाएगी, ग्लाइकोसिलेज। तो ये है C6H12O6, ठीक है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अगर मुझे जो है इससे क्या बनाना है, स्टार्च बनाना है, मतलब C6H10O5 के n यूनिट चाहिए, तो मुझे ग्लूकोज भी कितना लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। अब जब मैंने n C6H12O6 लिया तो इसमें से जल कितना निकालूंगा, NH2O, माइनस क्या हो जाएगा, NH2O। अब बचा क्या यहाँ पर, C6H10O5, C6H10O5 और n, ये बच गया। तो अब मतलब बहुत सारे जो है C6H12O6 को जोड़ना है, ठीक है। लेकिन स्टार्च में क्या बोला, रासायनिक रूप से 2 पदार्थ पाए जाते हैं, एक एमाइलोज बोला, एक एमाइलोपेक्टिन बोला। क्या बोला, स्टार्च में रासायनिक रूप से 2 पदार्थ पाए जाते हैं, स्टार्च में रासायनिक रूप से 2 पदार्थ, एक एमाइलोज बोला और एक एमाइलोपेक्टिन। फर्स्ट वन एमाइलोज एंड सेकंड वन एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास ना 100% स्टार्च है तो उस 100% स्टार्च में मतलब 2 चीजें पाई जाएंगी, एक एमाइलोज होगा, ये क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन। 100% स्टार्च में जो एमाइलोज की मात्रा होती है वो 15 से 20% होती है और बाकी क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। तो 100% स्टार्च में, फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, 100% स्टार्च में 15 से 20%, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 80 से 85%। 100% स्टार्च में क्या 80 से 85% होता है। जो एमाइलोज होता है उसकी संरचना अशाखित होती है, मतलब अनब्रांच्ड होती है, सीधे लीनियर होगी, शाखाएं नहीं होगी वहां पे। संरचना कैसे होगी इसकी, सीधी होगी मतलब। और जो इसकी संरचना होती है वो शाखित होती है, ब्रांच फॉर्म में होती है। तो अब जब एमाइलोज की संरचना जो है अशाखित है, मतलब लीनियर है, सरल रेखीय है, तो ये ना पानी में आसानी से घुलनशील होता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना एमाइलोपेक्टिन की संरचना क्या है, शाखित है, मतलब शाखाएं ब्रांच होंगी बहुत सारी। तो ये क्या होता है, पानी में विलय नहीं होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसकी संरचना क्या बोली, एमाइलोज की अशाखित, अशाखित बोले तो अनब्रांच्ड, सरल रेखीय, सरल रेखीय संरचना। और इसकी क्या होती है, शाखित संरचना, बहुत सारी ब्रांचें होंगी वहां पे, संरचना, ठीक है, शाखित संरचना। तो इसकी जो है सरल रेखीय संरचना होने के कारण ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय किस कारण से, संरचना कौन सी, सरल रेखीय। और ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, किस कारण से, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के कारण, जल में
अविलेय। ठीक, अब ना यहां पर देखना है जैसे दोनों संरचनाएं होती है, जो एमाइलोज में होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 और C4 के बीच में बनता है, मतलब दो इस तरीके से, दो को जोड़ेंगे, दो इस तरीके से जोड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जोड़ते जाएंगे। लेकिन जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो क्या होगी, C1 और C4 के बीच में, यहां पर किसमें, एमाइलोज में। ठीक है, तो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है C1 और C4, ग्लाइकोसिडिक बंध किस किस के बीच में, C1 और C4 के बीच में। जबकि यहां पे क्या होता है, शाखित संरचना, मतलब एक तो सीधी चलेगी, एक नीचे से ब्रांच लगेगी। C1 और C4 के बीच में तो हो गई, लेकिन C1 और C6 के बीच में होता है। ठीक है, क्या बोला, C1 और C4 और C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर ग्लाइकोसिडिक अभी बनाएंगे, पता चल जाएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो होती है, एक होता है C1 और C4 और दूसरा C1 और C6 के मध्य में। बस ये तो हमें पता है कि पॉलीसेकेराइड के होते हैं अनपचायी शर्करा, मतलब स्टार्च से हो जाएगा अनपचायी शर्करा। तो पहले एमाइलोज की संरचना देखते हैं। इसको नोट कर लो। इसके बाद देखना एमाइलोज की संरचना है। ठीक है, पहले एमाइलोज की संरचना कैसी है, अनब्रांच्ड है, शाखा के रूप में नहीं, सीधी लीनियर संरचना होगी। तो मतलब वहां पर ना 3 4 जो है क्या बना दो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, क्या बनाना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। पहला क्या बोला, स्टार्च में कौन सी संरचना है, एमाइलोज की, किसकी, आसान है ये, C O C C C C, ये ठीक है। यहां ऊपर क्या था, H, नीचे OH, उसके बाद OH H, उसके बाद H OH, उसके बाद OH H, CH2 OH और H, यही था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ना इसको बार बार, इस बिल्डिंग को मतलब बहुत बार ही बनाना पड़ता है, लेकिन स्पेस इतना नहीं होता है हमारे पास, तो इसलिए ना 3 4 बार ही बना के जो है वहां पर छोड़ दिया जाता है। तो C C O C C C, ये H OH OH H H OH H OH CH2OH और H, ऐसी एक और बना सकते हैं। तो C C O C C C, ये H OH OH H H OH H OH CH2 OH और H। मैंने यहां पर 3 बिल्डिंग खड़ी कर दी, किसकी, अल्फा डी प्लस
ग्लूकोज की। अब एमाइलोज में जब मैंने करवाया था अभी तो क्या बोला था वहां पर C1 और C4 के बीच में काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। C1 और C4 के बीच में कौन सी लिंकेज रखनी है, ग्लाइकोसिडिक, मतलब H2O माइनस होगा यहाँ से भी क्या माइनस होगा H2O, आगे भी एक यूनिट जोड़ेगी यहाँ भी क्या माइनस हो जाएगा H2O, इधर से भी क्या माइनस होगा H2O, क्योंकि आगे वाला भी रहेगा ना, इससे इधर भी रहेगी कुछ यूनिट, इससे इधर भी। अब ब्लैक बोर्ड में तो इतना ही दिखाया पा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके की संरचना। अब जैसे माइनस करना है तो यहां से जो है क्या बोला C1 और C4 के बीच में आ गया, C1 और C4, यहां से ये निकाला, यहां से ये निकाला, हो गया। यहां से भी सेम हो जाएगा, यहां से ये निकाला और यहां से ये निकाला, यहां से क्या निकल जाएगा, ये H निकलेगा, और यहां से भी क्या निकलेगा, ये OH निकल जाएगा, मतलब यहां से, ठीक है, C4 का। तो ये पूरा गायब होगा आगे वाले के साथ। तो ये संरचना जैसे पहले इसको बनाओ, उसके बाद अगर इसी में करना चाह रहे हो ठीक, नहीं तो डैश करके -NH2O, एक H2O, दो H2O, ऐसी जो है जब बहुत सारी यूनिट जोड़ता जाऊंगा तो क्या होंगे NH2O निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसकी संरचना दिखा रहा हूं डायरेक्ट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या बोला था, ईथर लिंकेज टाइप में आना चाहिए, COC COC, इधर भी सेम आ जाएगा, जब इधर वाला रहेगा COC आएगा, इधर से भी COC, ऐसी बहुत सारी यूनिट को जोड़ना है तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा, एमाइलोज का। तो अब जैसे मैं यहां पर देखो इसको मिटा के सीधे जो है लिंकेज जोड़ रहा हूं, क्या बचा था यहाँ पे O, क्या बचा था यहाँ पे O, यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से भी जो है H निकल जाएगा, वहां से भी। तो यहां से ना इस तरीके से करते हैं इसको, यहां से ये देते हैं इस तरीके से, और यहां से भी इस तरीके से, और आगे जो है N लिख देता हूं मैं, यहां पे ना N आएगा, ये N, ठीक है। N का मतलब क्या है कि N यूनिट है वहां पे, N आ गया, ये N लास्ट में यहाँ पे सूत्र में था, लास्ट में N लिखा। ये किसकी संरचना है, एमाइलोज की, ठीक है। यहां पे देख लो, ये पहले वाले का C1 है, ये वाला C4 के बीच में, ये आ गया C1 और C4, ऐसे C1 और C4, C1 और C4 चलता जाएगा, ये है यहाँ। यहां भी ऐसी है सेम, ग्लाइकोसिडिक बंद। इसके बाद क्या है, एमाइलोपेक्टिन है, क्या है एमाइलोपेक्टिन, वो भी आसान है लेकिन ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। अब क्या है, एमाइलोपेक्टिन है, सिंपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन दो तरीके की लिंकेज होगी यहाँ पर, मतलब वो भी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है लेकिन दो टाइप से, एक C1 और C6 के बीच में, एक C1 C4 समझ गए होंगे, सीधी बनानी है। अब उसमें भी ब्रांच चाहिए तो ऊपर से चढ़ा देना है, नीचे से पूरा, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन की संरचना, तो जैसे बनाना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही है, ठीक है। ये है जैसे O C C C C C, OH H OH H H OH CH2
OH H, OH H, ठीक है, और OH क्या H, एक ये बना दिया मैंने, इसी के जैसे और बना लेंगे, ठीक है। तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। एक तो ये बना, दूसरा ना मैं यहां पे बनाता हूं, तो ठीक है, ये H OH OH H H OH H CH2 OH OH और H। दूसरा O C C C C H OH OH H OH H OH and H CH2 OH और H। सिर्फ इतना देखो, अब नीचे वाली देखना, मैंने सीधा एक दूसरे के साथ बनाए हैं इनको, ऊपर से मैंने ब्रांच टाइप में जोड़ दिए, ऐसे नीचे से जोड़ सकते हो। तो यहां पे तो इन दोनों के बीच में शाखा के रूप मतलब लीनियर चलेगा, ठीक है, कि C1 और C4 के बीच में, यहां से मतलब ये H निकलेगा और यहां से क्या निकल जाएगा OH, ठीक। एक लिंकेज तो ये हो गई, किस किस के बीच में हुई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक यहां पे बनी रही है, कौन सी वाली, जो लीनियर वाली थी, मतलब कौन सी लिंकेज आ गई है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला मैंने कि C1 और C6 के बीच में, C1 और C6 के बीच में, ठीक है, C1 और C6 के बीच में। अब यहां से भी H2O माइनस होगा, तो अब जैसे यहां से H माइनस कर लो, यहां से क्या माइनस कर लो OH, फिर भी क्या रहा है, कार्बन O कार्बन, कार्बन O कार्बन, यहां से OH गया और यहां से क्या गया H, तो यहां पर C1 और C6 के बीच में। तो इसलिए मतलब खुद ही देखो कि ये स्ट्रक्चर ना जटिल टाइप में है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको कि ये क्या होता है, पानी में अघुलनशील है, अविलेय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, शाखित स्ट्रक्चर है। तो यहां से मैं OH निकालूंगा और इधर से क्या निकाल दिया, H निकाल दिया, तो H2O माइनस हो गया और क्या बन गया ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सी लिंकेज होगी यहाँ पर, C1 और C6 के बीच में और C1 और C4 के मध्य में। यहां पर क्या है, C1 व C4 के मध्य, और यहां पर क्या हुआ, C1 व C6 के मध्य। कौन सी लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बंध, बंध,
ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये किसकी संरचना हो गई? एमाइलोपेक्टिन की। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की संरचना। आगे दिखाने के लिए तो ये आगे ऐसे दिखा सकते हो, जैसे यहां से भी ये H निकलता रहेगा, बहुत सारी यूनिट जोड़ेंगे जब, यहां से भी ये H निकलेगी, इस तरीके से होगा, यहां से भी ये H निकलेगा, ये इस तरीके से होगा, यहां से भी ये H निकलेगा, ये इस तरीके से होगा, यहां पे तो हो गया। तो ये कितने हो गए? N हो जाएगा सीधे। क्या लिखना है लास्ट में? ये N, मतलब यहां से ये जो बॉन्ड छोड़ रहा है किसका, मतलब और यूनिट जुड़ेंगी इसमें। क्या बन गया? तो ये संरचना किसकी थी? स्टार्च की संरचना ही थी। इसके बाद हेडिंग डालो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड में। तो क्या बोला? ग्लाइकोजन की जो संरचना होती है सेम होती है किसके जैसे? एमाइलोपेक्टिन के जैसे, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है कम शाखित होता है। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन होता है बहुत अधिक शाखित संरचना होती है। ग्लाइकोजन की संरचना एमाइलोपेक्टिन के जैसे, एमाइलोपेक्टिन के समान ही होती है, समान ही होती है, लेकिन अत्यधिक, अतिशय अधिक, अत्यधिक शाखित रूप में होती है। मतलब एमाइलोपेक्टिन खुद से ही शाखित संरचना है, लेकिन वो कम होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक शाखित रूप में होता है एमाइलोपेक्टिन का, अत्यधिक शाखित रूप में होती है। तो ग्लाइकोजन को जो है एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्च बोला जाता है इसको, किसको? ग्लाइकोजन को। तो इसमें जैसे संरचना बनानी है तो मतलब इसका जैसे मोनोमर बोलेंगे क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज ही। किससे बनाना है हमने? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर में स्टोर हो रहा है वो कौन सा है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट है। ठीक है, ग्लाइकोजन किससे बनेगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो उसमें मतलब ऐसा सवाल ऐसे बन सकता है, हमारे शरीर में कौन सा पॉलीसैकेराइड का कौन सा मोनोमर या कौन सा मोनोमर इकट्ठा होता है? कौन सा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका भी मोनोमर क्या हो गया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो संरचना क्या होगी? बहुत अधिक जटिल होती है। ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, और अनपचाई शर्करा है। ठीक है, ये जो है ईस्ट और कवक में पाई जाती है संरचना। कौन सा? जो ग्लाइकोजन वाला है। तो लिख भी लेना ईस्ट और कवक में भी। ठीक है, बाकी जो ये है ये अनपचाई शर्करा ही होगी। ठीक है, अब जैसे पॉलीसैकेराइड क्या है? सारे के सारे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? अनपचाई शर्करा होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास मुक्त एल्डिहाइडिक समूह नहीं होता है। ठीक, मुक्त एल्डिहाइडिक समूह नहीं होगा तो फेलिंग और टॉलेन अवक्रमण को क्या नहीं करेंगे? अपचयी नहीं करेंगे, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? अनपचाई शर्करा। तो ये ग्लाइकोजन था। इसके बाद जो है तुम्हारा कौन सा है? एक और बच रखा है, सेलुलोज की संरचना। तो सेलुलोज ना बीटा डी होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन का क्या था? अल्फा डी, और जो सेलुलोज है वो क्या है? बीटा डी। तो सेलुलोज की संरचना बनानी है, इसकी नहीं बनानी है, इसकी ना मतलब सीधे जो है जो एमाइलोपेक्टिन था उसी की संरचना दिखा देना, लेकिन बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में।
इसलिए बनाते भी नहीं है उसको। इसके बाद क्या बोला, सेलुलोज है। सेलुलोज पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, उसका निर्माण सेलुलोज की सहायता से होता है। तो क्या बोला, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही रहेगी C1 और C4 के बीच में, लेकिन ये जो बनेगा सेलुलोज किससे बनेगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज से। मतलब बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या हो गया, सेलुलोज का मोनोमर हो गया, एक अलग इकाई। सेलुलोज बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, C1 और C4 के बीच में। ग्लाइकोसिडिक बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बंध लिंकेज द्वारा जुड़ने से बनता है। बोले तो जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो गया वो सेलुलोज का क्या हो गया, मोनोमर। सेलुलोज का मोनोमर या एक अलग इकाई क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में होगी, C1 और C4 के बीच में। तो अब जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, सेलुलोज का। देखते हैं सेलुलोज की संरचना। बीटा डी प्लस ग्लूकोज लेना है, ठीक है, क्या लेना है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। संरचना में मतलब साखित रूप में होता है, सॉरी लीनियर मतलब, ठीक है, सरल रेखा के रूप में, असाखित रूप में। लेकिन यहां पर अगर मैं बनाने जाता हूं, जैसे मेरे को देखना, ये है किसकी संरचना बना रहे हैं, सेलुलोज की। तो अरेंजमेंट किस तरीके से करना होता है यहां पर, जैसे मैं अगर सिंपल बनाता हूं, जैसे ये है CO C, यहां पे चेंज सिर्फ पहले कार्बन पे होता है, ठीक है, होता है ना। यहां पर क्या होता था, OH होता था, अभी OH कहां चला जाएगा, ऊपर, बस इतना ही अंतर होता है, OH H, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में चाहिए, C1 और C4 में। इसी के जैसे दूसरी बिल्डिंग खड़ी करता हूं, CO, ये तो ये हुआ OH और H, ये। अब जैसे यहां पर तो ऊपर तो CH2OH ही होता है, किसमें, जैसे यहां से OH होता है, इधर H होता है, इधर नीचे क्या होता है, H, ऊपर क्या आ जाएगा, OH। अब यहां क्या होगा, OH, इधर क्या होगा, H, इधर CH2OH, ठीक है, ये होता है। सेम यहां भी होगा, OH H, OH और
H CH2 OH H H OH है इधर और इधर H। ये अब खुद देखो, अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं इसको, क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है कहीं पे? मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर हमें बनानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से OH हटाना पड़ेगा और यहां से ऊपर H हटाना पड़ेगा। आमने सामने तो सीधे मैं H2O हटाऊंगा तो ये C जुड़ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, COC ईथर टाइप में चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो, यहां से OH निकालो और यहां से क्या निकालो, H। मतलब लिंकेज इस तरीके से जुड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको ना सही तरीके से अरेंज करके लिख रहा हूं, किस तरीके से, ऐसे तिरछे में लिखता हूं अगर इसको, तो आएगा उसी के सामने आएगा। ऐसे में कर रहे हो तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप में लग जाएगा तुम्हें, ये हुआ क्या है, अरे समझ रहे हो। यहां से ना, ये अगर मैं H2O निकालूंगा COC नहीं मिलेगा, हमें फिर सीधे CC मिलेगा। मुझे COC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चाहिए, तो OH यहां से निकालो और H यहां से निकालो, तो COC इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो अब देखते हैं संरचना एक्चुअल में बनानी कैसे है। यहां शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। OH ये, ठीक है। OH H कहीं भी गलत होगा बता देना, OH CH2 OH H OH H H, ठीक बनी, ठीक है। अब नंबर दे देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस चौथे कार्बन के सामने पता क्या लाना है, इसका पहला कार्बन लाना होगा यहां से, ठीक है। तो अब देखना मैं किस तरीके से यहां पर अरेंज करता हूं इसको, C ऊपर से क्या है, OH H आ गया। अब यहां से आसानी है, मतलब OH H OH H OH H CH2 OH H, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे इस चौथे को वापस से पहले सामने लाना है, COH HO C यो H OH OH CH2 OH H। बंद हो गया। अब वहां से H2 निकाल दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आगे भी जोड़ सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे जो है मैंने बीटा डी प्लस ग्लूकोज ले रखा है, क्या ले रखा है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या क्या बोला था मैंने, C1 और C4 के बीच में, C1 C4 के बीच में
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 और C4 के बीच में क्या आ गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आसान है, अब क्या है, यहां से ये निकला, यहां से भी ऐसे होगा सेम, ऊपर से जुड़ रखी होगी ना एक यूनिट, यहां से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा। यहां से ये, यहां से भी सेम निकलेगा, ठीक है, OH ही निकल जाएगा पूरा। तो यहां पर जो बनेगा H2O को माइनस करने के बाद क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से बनेगा। ये S यहां पे भी है, S यहां से भी जो है H निकल जाएगा, इस तरीके से रह जाएगा। S यहां से भी जो है ये निकल जाएगा, वो आना ही इधर। तो ये किसकी संरचना बनेगी, सेलुलोज। जब ना तीर बना रहे हो ना नीचे को, -NH2 जरूर कर लेना, वहां पे तीर के ऊपर -NH2। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। इसके बाद प्रोटीन बचा है, एंजाइम बचा है और न्यूक्लिक अम्ल बचा है।